हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सोम क्लासेस। मैं सुधीर भारद्वाज। क्लास 10th में देखिए ये चैप्टर जो है आज हम लगभग आखिरी पड़ाव पे हैं। इसमें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में है, जरूर लंबा चैप्टर है। इसमें 6 प्रश्नावली हैं, ठीक है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.5 यानी कि एक्सरसाइज 3.5। इसमें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसको आखिरी जो तरीका है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा कैसे दो दिए हुए समीकरण को हल किया जाएगा, उस तरीके को आज हम सीखेंगे। आखिरी तरीका है ये, ठीक ना। इन चारों तरीकों में से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे अच्छा मेथड है, और हर एक तरीके का अपना अपना एक वैल्यू है, ठीक ना। कोई भी आप नहीं कह सकते कि ये वाला मेथड खराब है और ये वाला मेथड सही है, ठीक ना। हर एक मेथड का अपना यूज है। कुछ क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन विधि से लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ग्राफ द्वारा, कुछ क्वेश्चन विलोपन विधि द्वारा, और बहुत से क्वेश्चन जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फैन हम बढ़ा लेते हैं, काफ़ी गर्मी लग रही है। एक चीज़ और हम बता दें कि जो भी बच्चे अभी बहुत परेशान हैं सिलेबस को लेके कि उनको लग रहा है कि सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन न लें। हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। वीडियो इरेगुलर कभी कभी हो जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश हो रहा है, लेकिन अब जो है वीडियो आपको लगातार मिलेगा। और एकदम जो है ये दिसंबर से पहले ही हो सकता है कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना नहीं है, इसके बाद सीधे हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ना है, जो हमारा समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो आइए सीधे इधर उधर की बातें नहीं करके डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा एक समीकरण दो समीकरण इसको हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y, समझ लिए, प्लस c1 = 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। और एक समीकरण हमारा दिया है a2x, ठीक है, यहाँ पे b2y, y के नीचे y वाला, प्लस यहाँ पे c2। वज्र गुणनखंड विधि में ये ध्यान देना है सॉल्व करते समय कि जो कांस्टेंट इधर कांस्टेंट वाला टर्म को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना है, यानी कि राइट हैंड साइड पे 0 रखना है। x वाला टर्म, y वाला टर्म, ठीक ना, सबको बाएं साइड रखना है। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इस मेथड में वज्र गुणनखंड विधि द्वारा जो सॉल्व करने का तरीका है, तो आपका आंसर एक प्लस माइनस का दिक्कत हो जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्लस माइनस का इशू हो जाता है, ठीक है। एक बार हम वीडियो देख लें, क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखिए इसमें करते क्या है, स्केल का यूज पड़ेगा। हो सकता है इससे भी कोई बड़ा चीज़ हमें ज़रूरत पड़े, लेकिन इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें x और y की वैल्यू बतानी है, तो इसमें करते क्या है कि x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना। इसमें देख लीजिए x की वैल्यू के लिए ये पूरा कॉलम हम ढक लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, तो b1 का मल्टीप्लाई करते हैं c2 में। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, b1 का मल्टीप्लाई होगा c2 में, b1 हो गया c2 में, फिर माइनस लगा के b2 का मल्टीप्लाई करेंगे c1 में, ये हो जाएगा b2 का मल्टीप्लाई होगा c1 में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे प्लस x रहेगा, यहाँ पे माइनस y, ठीक है। जब y का हम मान निकालेंगे तो ये पूरा ढक लेंगे। अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे गुणांक का मल्टीप्लाई होगा a1c2, ठीक ना, a1c2, फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है a2c1, यहाँ पे हो गया a2c1, क्लियर है, ठीक है। x हो गया, माइनस y हो गया, यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 के लिए हम एक कांस्टेंट वाला टर्म ढक लेते हैं, ठीक ना। c1 c2 ढक लेंगे, ये वाला पूरा कॉलम। तो आपको क्या दिख रहा है, a1 b2, ठीक है, यहाँ पे हो गया a1 b2 मल्टीप्लाई a2 b1, क्लियर है। तो ये जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरह से निकलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा ये फर्स्ट टर्म हो जाता है, ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है थर्ड, यानी कि तीनों ही नंबर आपस में बराबर होते हैं। एक बार फर्स्ट को थर्ड के बराबर करते हैं और एक बार सेकेंड को थर्ड के बराबर करते हैं, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आती है। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। इसको हम एक क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, हम मतलब खुद ही बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा तरीका है, इसको नोट कर लीजिए कि वज्र गुणनखंड विधि में करते क्या है, ठीक है। हम मिटा दे रहे हैं, मेरे साथ चलिए।
आखिरी स्टेप है, ठीक ना। जरूर एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, इसमें 6 प्रश्नावली हैं। एक और लेक्चर में पूरा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छी बात ये रहा कि हमने क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट सीखना, तरीका सीखना वो हमें आना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम क्वेश्चन एक उठा लेते हैं यहाँ पे, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं ट्रेंडम। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन अपने से ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2x + 9y, यहाँ पे +8 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है। समझने की बात हो रही है जब तक क्वेश्चन। यहाँ पे हम कर देते हैं 4x + 5y, यहाँ पे +9 = 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने के पास तरीका है, लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया है कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा ही सॉल्व करिए, तो आपको मजबूरी है, नहीं तो अगर नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कठिन जरूर है, लेकिन इस पे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी यूज होगा। ये जो है तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो 3 कंडीशन है कि a1/a2 ≠ b1/b2 जब अद्वितीय हल होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो उस केस में काफ़ी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो देखिए x का मान निकालने के लिए सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। x का मान निकालने के लिए ये पूरा ढक लेंगे, ठीक है। ये पूरा ढक लिए तो हमें क्या दिखा, 9 का 9 में मल्टीप्लाई होगा, 9 9 जा 81, माइनस लगा के 5 का 8 में होगा, ठीक ना। इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, अब फिर माइनस लगा के इसमें, तो 5 × 8 = 40, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने से लिया गया था। यहाँ पे -y लगाया जाएगा, क्लियर है। अब ये y वाला कॉलम पूरा ढक लेंगे, ढक लिए तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 9 में, तो 2 9 18, फिर -4 का मल्टीप्लाई होगा 8 में, तो 32 हो गया, क्लियर हो गया। = यहाँ पे 1 होता है, तो 1 जब लिया जाएगा तो ये पूरा कांस्टेंट ढक लेंगे, ये पूरा कांस्टेंट ढक लेंगे, तो क्या देख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 में 10 होगा, -4 का मल्टीप्लाई होगा 9 में, ठीक है, तो 36 हो जाएगा। ये चीज़ है आपका, ठीक ना। तो x और y का मान निकालने के लिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x/में 81 में से 40, तो ये घट जाएगा 41, ठीक है। यहाँ पे -y है, 18 से -32 घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -14, क्लियर है। 1/में 10 में से 36 घटेगा, तो इसको घटा पाएंगे, 1/में में ये हो जाएगा -26, ठीक है। ये चीज़ हमारा आया, लेकिन हमें x y का मान बताना है, तो क्या करेंगे कि ये नंबर एक बार इसके बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब पहला वाला नंबर यानी कि x/में क्या है हमारा 41 बराबर होगा 1/में -26, x का मान क्या हो जाएगा, 41 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 41/में -26, ये हमारा x का मान हुआ। y का मान निकालने के लिए यानी कि ये माइनस कट जाएगा, तो y/में 40, ये यहाँ पे y/में 14, यहाँ पे हो जाएगा -1/में 26, ये माइनस नीचे तो ऊपर भी जा सकता है, तो y का जो मान हो गया 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 14/में 26, ये माइनस रहेगा। तो इस तरह से x और y का मान बहुत ही आसानी तरह से निकल जाता है। ये वज्र गुणनखंड विधि जो है बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। अगर ये क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विलोपन विधि से नहीं आ रहा है, तो इसको ढकना है, ठीक है। ढकने में मिस्टेक ना हो, ये भी ध्यान देना है कि प्लस माइनस और 1, बहुत बार बच्चे इसको -1 को नहीं भूल जाते हैं, y पे माइनस नहीं लगाते हैं, तो इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही आता है, लेकिन साइन वाला पोर्शन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आपका आंसर सब कुछ वही रहेगा। ये अगर यहाँ पे y की वैल्यू -14/26 आया है, ये तो कट भी जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो -7/13 दूसरी काट देंगे, तो ये इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रहा वज्र गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, किसको ढकते हैं, अब किसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ आप सवाल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं था, ठीक है। जो सबसे प्रॉब्लम खड़ा करता है वो होता है वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन में समीकरण हम जब खुद से बनाते हैं तब आपको समस्या होता है। आखिरी टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद आपको इस चैप्टर से छुटकारा मिल जाएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म काफ़ी दिन से चल रहा है,
लंबा चैप्टर है, इसको एटलीस्ट 12-13 लेक्चर लग ही जाते हैं बच्चों को समझाने में, ठीक है। जब तरीका ही 4 इसमें है तो आपको एटलीस्ट तो समझिए सवाल को भी लगाना है। अब चलिए प्रश्नावली 3.5 में सवाल को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 4 क्वेश्चन है, तो 1 का जो है 1 यानी कि पहले का पहला क्वेश्चन नंबर 1 पहले का पहला, इसमें दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और क्या है 3x माइनस 9y। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि y के नीचे y वाला टर्म, x के नीचे x वाला टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला ही टर्म होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी बात है, बहुत बार इसको मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में हम पढ़े नहीं। किताब आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में किताब, आप अगर पीडीएफ फॉर्म में भी है तब भी माना जाएगा कि आपके पास बुक है। प्रिंट उसका निकलवा लीजिए, या दुकान तो खुली रही है। अब कोई कहे कि दुकान नहीं खुल रही तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि कहीं भी लॉकडाउन 2-4 दिन के लिए ही खुल रहा है, लेकिन खुल रहा है। तो आप नॉन सीरियसनेस मत दिखाइए, सीरियस होइए आपको। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत बच्चे इसमें परेशान है कि हमको एग्ज़ाम इस बार नहीं देना है, लग रहा है कि होम बोर्ड होगा। तो ऐसा नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है 2021 में होगा, ठीक है। उसके बाद जितने बच्चे हो सकता है कि 2022 में जो दें, उनके लिए रूल्स अलग हों, ठीक है, संभवतः। कह रहा निम्न रैखिक समीकरण कि युग्म से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें पहले चेक करना है कि ये जो समीकरण युग्म है इसका हल यूनिक है, अद्वितीय है कि इनफाइनाइट है कि कोई हल नहीं है। हम बताए थे कि कैसे पता चलता है, आपको हम रिमाइंड कराएं। तो जब a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2, इस केस में हमारा क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इसको याद करिए, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 हमारा था a1/a2, देखिए फिर से याद आ गया, b1/b2 c1/c2। अगर ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं, इस केस में हमारा क्या होता है, अपरिमित हल होता है, अपरिमित, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा जो केस था इसमें कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस केस में हमारा जो है कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था, थोड़ा सा इसको हम रिमाइंड करा दिए, बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, बताते रहेंगे। तो ये तीनों केस में कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल के केस में आपको सॉल्व करना है, अगर अद्वितीय, तो यहाँ पे देखिए x का जो गुणांक है उसको हम a1 समझेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 1, y का जो गुणांक है पूरा साइन के साथ -3, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस c1 की वैल्यू हो गया -3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में जो यहाँ पे ये a2 हो जाएगा 3, ये सब उतारने में गलत ना, y का जो गुणांक होगा वो b2 हो जाएगा, b2 इक्वल टू -9, और ये जो कांस्टेंट है ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमें चेक करना है a1/a2, a1/a2 निकालिए, यानी कि 1/3, ठीक है। b1/b2 निकालिए, b1/b2 का जो अनुपात निकालिए, b1 क्या है भाई -3, ये क्या है -9, ये फिर से आ गया 1/3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे c1/c2 का भी अनुपात निकाला जाएगा, तो -3 में, यहाँ देखिए -3 में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3/2। यहाँ पे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जो a1/a2 है 1/3 आया है, b1/b2 भी 1/3 आया है, लेकिन c1/c2 का जो अनुपात है 3/2 है। तो यहाँ जो तीसरा केस है, जो थर्ड केस है, यहाँ पे ही इसलिए दिख रहा है, देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2। तो ये किसका केस है, ये कौन सा केस है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, याद करिए, इस केस में कोई भी हल नहीं निकल के आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दो दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का हल कभी कभी नहीं निकलता है, तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे।
x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं पा पाएंगे जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन 2 को भी। ठीक ना, ऐसा होता है कभी कभी, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग के बीच में कभी कभी झगड़ा जो है समाप्त हो जाए, वो सदैव जीवन भर बना रहता है। उन दोनों लोग का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक ना, मारपीट चालू ही रहता है। तो होता है कभी कभी सॉल्यूशन निकल जाता है दोनों लोगों के बीच में। तो दो समीकरण है, इसको समझिए कि दो पक्ष हैं जिनके बीच में झगड़ा हुआ है और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है जो इनको भी संतुष्ट करे और इनको भी। ठीक है, वही होता है। यहाँ पे कोई हल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। इसमें क्वेश्चन में दिया कि जब कोई हल नहीं है तो हल कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आप ग्राफ द्वारा हल करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, चाहे विलोपन विधि द्वारा, चाहे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। जब इस दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल ही नहीं है तो हल निकालेंगे कैसे? नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो इसी तरह से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। देखिए, इसको फटाक से मिटा दे रहे हैं। वाइट बोर्ड हमने चेंज किया था उस पर काफ़ी, लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, उसको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, पहले का दूसरा। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो अगर कॉन्स्टेंट 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 2y यहाँ पे इक्वल टू 8 है। तो अब आपको ये करना है कि जो कांस्टेंट वाला टर्म उधर है, तो अगर आप वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमेशा जो है कांस्टेंट वाला टर्म भी हमेशा बाएं होना चाहिए, यानी कि उधर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको आप कुछ मत करिए, ऐसे कर लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर इधर ला दीजिए 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है? कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए आया करिए, यहाँ पे जानने के लिए आइए, पढ़ने के लिए मत आइए। ठीक है, पढ़ने के लिए जो है आप सीखने के पर्पज़ से आएंगे तब तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज हमने जब आधी घंटा आपका 35 मिनट आपने जब पढ़ा तो कुछ सीखा कि नहीं। तो आप ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हमने जब यहाँ पे 35 मिनट का समय दिया तो हमने क्या सीखा। तो आपने ये सीखा कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा कैसे दो दिए हुए समीकरण युग्म को हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही काम, a1 की वैल्यू 2, ठीक है, b1 की वैल्यू यहाँ पे 1। देखिए y के मल्टीप्लाई में 1 है और जो c1 है हमारा क्या है वो -5 है। ठीक है, यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है भाई 3, समीकरण नंबर 2 में आ जाइए। b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है और c2 की जो वैल्यू है यहाँ पे है -8। तो फिर से वही काम करना है, a1 अपान में a2, ठीक है, a1 अपान में a2 क्या है a1 अपान में a2 यानी कि 2/3, b1 अपान में b2 क्या है 1/2, यहाँ पे c1 अपान में c2 जो है -5/-8, माइनस माइनस कट जाएगा 5/8। अब देखिए देखना है कि कौन सा कंडीशन, यहाँ पे a1 अपान a2 का जो अनुपात है 2/3 है, b1 अपान b2 जो है 1/2 है। यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट वाला है, केस नंबर 1 यहाँ पे है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है, b1 अपान b2। यहाँ पे a1 अपान a2 क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2/3 है और ये क्या है ये 1/2 है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये क्योंकि 2/3 है, ये 1/2 है, दो अलग अलग नंबर हैं, अनुपात है। ठीक है, तो जब ये a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हल होगा। चलिए इतना तो पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है कि x और y का ऐसा मान होगा जो समीकरण 1 और 2 को दोनों को संतुष्ट करेगा। लेकिन इसमें हमें समीकरण का हल निकालना भी है। तो क्वेश्चन में चूंकि बोल दिया है कि आपको
वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। कब? जब दिए हुए समीकरण का अद्वितीय हल होगा तब। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि अद्वितीय हल है, लेकिन अब हल निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन निकालना भी है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, बहुत एंजॉय करिए इसका। तो हल देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे x, देखिए x वाला कॉलम ढक लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो y का गुणांक क्या है? 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा -8 में, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। क्लियर? माइनस, फिर माइनस लगा के इसको हम ढके हैं। 2 का मल्टीप्लाई होगा -5 में, तो -10। ठीक ना, तो ये माइनस तो ये फार्मूले वाला माइनस है, यहाँ पे ये -10 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा -y। अब देखिए इसको, इस कॉलम को पूरा ढक लेना है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा -8 में, तो क्या हो जाएगा? -16, फिर माइनस लगा के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे -15, जब भी ज़्यादा माइनस हो तो उसको ब्रैकेट लगा दिया करिए। अब यहाँ पे 1, इसको देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 4 हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 3 होगा। जब देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीच में लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझना है। तो बहुत आसान है। x की वैल्यू यहाँ पे -8 + 10। ठीक है, ये -y है, ये है, रहने दीजिए। -16 + 15। ठीक है, यहाँ पे 1/1, 4 में से 3 जाएगा, तो ये हो गया x/2 -y/-1 और 1/1, तो 1 ही होगा। बहुत आसान है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, अगला स्टेप में लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, ये और ये तीनों आपस में बराबर हैं। ये पहला वाला टर्म जो है तीसरे के बराबर कर देंगे, यानी कि जब x/2 बराबर होगा 1/1 के, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2। ठीक है, जब ये दूसरा वाला बराबर करेंगे, यानी कि y/1 बराबर करेंगे 1/1 के, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये हो गया। वज्र गुणनखंड विधि द्वारा ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो ये था आपका जो तरीका है कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, इसके बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिए, फटाक से इसको पहले नोट कर लीजिए। कॉर्नर पे स्पॉट आ रहा है, यहाँ पे ना स्पॉट आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा, सही हो जाएगा। लेकिन वर्ड दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिए। साथ में जब हम सॉल्व करें ना, तो मेरे साथ भी सॉल्व किया करिए, क्योंकि मान लीजिए हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। तो बहुत बच्चे कमेंट करके बताते भी हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो हम जब देखते हैं तो वाकई में रहता है। तो गणित में कैलकुलेशन करते समय देखिए प्लस माइनस का तो लोचा रहता ही है। ठीक है, कोई भी 100 बार कोई प्रैक्टिस भी करके जाए तो प्लस माइनस तभी चांस रहता है कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन हमको कोशिश करना है कि ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पहला है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट ठीक लगा लीजिए। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ए और बी का मान क्या हो, देखिए अब देखिए यहाँ पे 2x जो पहला समीकरण है प्लस 3y, यहाँ पे हो गया 7, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। और जो दूसरा समीकरण है यहाँ पे देखिए a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो गया a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे 3a प्लस बी माइनस 2। ध्यान देने वाली बात है कि ये समीकरण हमारा हो गया दूसरा। तो a और b का क्या मान हो कि जो हमारा समीकरण युग्म हो
समीकरण 1 और 2 का जो हल है वो इनफाइनाइट हो। ठीक है, इनफाइनाइट होने के लिए कुछ करना ही नहीं है। हमको पता है कि जो केस सेकेंड है, अगर आपको पता हो केस सेकेंड बताया गया बहुत बार, जब अपरिमित, ठीक है, इसको लिख लीजिए, अपरिमित या कभी कभी अनंत भी होता है, अनंत हल होता है, तो क्या क्या होता है भाई, ये किसकी कंडीशन होती है? तो ये कब अनंत हल होता है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2, ये बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, ये जब अनुपात बराबर होता है, ठीक ना, तब ये हमारा जो है इस केस में अनंत हल निकल के आता है। तो कैसा लग रहा है ये सब? कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? ऑब्वियस चीज़ है कि क्लास 9th वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक ना, A1 क्या है भाई? यहाँ पे देखिए, ये केस लगाइए जब अपरिमित हल होता है, जबकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि अपरिमित हल है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है, अपान में A2 की जगह क्या है? a-b। ठीक है, B1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, और B2 की वैल्यू क्या है? y के नीचे जो है a+b। ठीक है, इक्वल टू c1/c2। आप चाहे तो दोनों को बराबर भी ला सकते हैं उधर भी, क्योंकि हमें वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व नहीं करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे हो गया c1 7, और जो है c2 क्या है भाई? 3a+b -2 भी है। ठीक है, -2, ये हो गया। हमने कंडीशन लगा दिया A1 जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है, तो ये 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं, पहला दूसरा के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है। तो आप करेंगे क्या, बारी बारी से पहले को दूसरे के बराबर करेंगे, दूसरे को तीसरे के बराबर करेंगे, तो A और B में 2 समीकरण बन जाएगा। क्लियर है? तो A और B में जब 2 समीकरण बन जाएगा तो उसको आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 को लेके चलिए, 1 और 2 से, यानी कि पहला और दूसरा टर्म बराबर करिए, यानी कि 2/में a-b। यहाँ पे क्या है? 3/, हमें a और b का मान बताना है, ये a+b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे 2a+b। ठीक है, a-b का इधर मल्टीप्लाई होगा 3a-b, बहुत आसान है। 2a+2b इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3a-3b। ठीक है, सबको उठा के उधर ले जाइए, इधर 0 हो जाएगा। 3a 2a उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 3a में से 2a घटेगा तो a बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -3b है, +2b उधर जाएगा बराबर के, तो -5b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया a-5b इक्वल टू 0। कभी कभी इसको a इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 5b। a और b का मान बताना है, तो ये हो गया। अब जो है सेकेंड और थर्ड को आपस में बराबर करेंगे। ठीक ना, इसको हम बराबर कर दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ऊपर से मिटा दे रहे हैं, तो यहीं से सॉल्व करेंगे। ठीक ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज है नहीं। अब क्या करेंगे सेकेंड और थर्ड को, तो यहाँ पे सेकेंड एवं थर्ड से, ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड को जब आपस में बराबर करेंगे, यहाँ पे क्या था भाई? 7 था। यहाँ पे क्या था? इसको देखना पड़ेगा, 7 था। ठीक है, ये 7 था। तो यहाँ पे 3/, में क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर हैं, तो किसी को किसी से भी बराबर कर सकते हैं। 7/, में ये 3a+b -2, एक समीकरण। आप चाहें तो इसको भी मतलब फर्स्ट और थर्ड को भी आपस में बराबर कर सकते हैं। समीकरण आपका इस तरह से बनेगा कि a और b की वैल्यू जो है सेम आएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3a+b -2, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 7 में a+b। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें पूरा जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर होगा। 9a + 3b
यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7a माइनस 7b। सबको बराबर किधर लाइए, 7a को इधर लाएंगे, 9 में से घट जाएगा तो 2a बचेगा, माइनस 7b है बराबर इधर क्या आएगा, 3b पहले से पढ़ा है तो 10b हो जाएगा। इधर माइनस 6 को उधर लेते जाएंगे तो प्लीज ये चीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे कुछ समीकरण का नाम दे दीजिए। समीकरण नंबर ये 4, ठीक है, और ये जो है हमारा 5 दे दीजिए, ये हमारा 5। यही समीकरण 4 और 5 से हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। बताइए समीकरण 5 से ए का मान समीकरण ये 4 में रख दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है 5b, ठीक है। a की जगह क्या है 5b रख दिए हैं, यहाँ पे क्या है 10b इक्वल टू हो गया यहाँ पे 6, 5 गुना के 10, 10 10 यहाँ पे हो जाएगा 20b इक्वल टू यहाँ पे 6। तो जो b का मान आया 6/20, 2 3 6, यहाँ पे हो गया 10, क्या हो गया 3/10। तो जी b का मान आया है वो 3/10 आया। क्लियर, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा होगा कॉर्नर पे, ठीक है, एकदम दिख रहा है। जो b का मान क्या आया 3/10, तो a का मान क्या होगा यहाँ पे रख दें, तो a का मान हमें निकल जाएगा यहाँ पे 5b, b की वैल्यू क्या है 3/10, 5 गुना के 10, यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो a का मान निकल के आ गया और यहाँ से b का मान। तो a की वैल्यू इस समीकरण में रख दिया जाए जो हमारा पहले था 3/2, और b की वैल्यू 3/10 रख दिया जाएगा। तो उस केस में जो है हमारा जो समीकरण युग्म होगा उसका हल इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। उस समीकरण युग्म का जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेम तरह से है, इसी में दूसरे का दूसरा एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, बहुत आसान है, कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन व वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके सहूलियत के ऊपर है। वैसे हम बता दें कि जो क्या है भाई, प्रतिस्थापन विधि इससे आसान ही पड़ेगा, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि आसान पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। हर बच्चों का अलग अलग थॉट होगा, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड। बहुत स्टूडेंट जो है इसी को आसान मानते हैं, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा भी जो है बहुत आसानी से निकल के आता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को इससे भी हम हल कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं, बस आपको ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक ना। ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये जो है इसको पहले सुन लीजिए, ठीक ना, जाइए मत अभी, क्योंकि बहुत ही ये जो 4 में हमारे 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है, इसको एकदम करेंगे, क्योंकि ए से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, समय दूरी चाल वाला है, अंश हर यानी कि भिन्न वाला क्वेश्चन है, तो पूरा मिक्स है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्नावली जो हमारा 3.6 में आपको नया कोई तरीका नहीं सीखना है, कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज जो है 3.6 में, ठीक ना। ये आखिरी होगा, 3.5 चल ही रहा है। कल इसको 5 क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक ना, उसका हम समीकरण केवल बनाएंगे, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके ऊपर है कि उसको आप किस विधि से सॉल्व करते हैं, कि ग्राफ द्वारा सॉल्व करते हैं, कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, या विलोपन विधि द्वारा, या प्रतिस्थापन विधि द्वारा। 4 तरीका है, तो यू कैन सॉल्व एज यू विश, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नावली 3.6 के भी सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और 2021 के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली, क्योंकि किसी भी चैप्टर के आखिरी प्रश्नावली से, आखिरी एक्सरसाइज से सवाल बहुत पूछे जाते हैं।
वो पूरा निचोड़ होता है, पूरा कंक्लूजन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभम क्लासेस कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आप जब भी यहाँ पे आएंगे आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। कोई बच्चा निराश हो, परेशान हो तो यहाँ पे अगस्त से पढ़ के 95% कैसे लाया एग्ज़ाम में, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जो है एकदम से, जैसे होता है ना कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका यूज़ जो है काफ़ी यूज़ करने में दिक्कत होता है, उसी तरह से जब आप इसको देखेंगे आप एक बूस्टअप मिल जाएगा या आप रिचार्ज हो जाएंगे। आप जो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि हाँ यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 95% ला सकते हैं। ठीक है, जो समय 4-5 महीने गुजर गया उसको छोड़िए, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उन्हें तक वीडियो पहुँचाइए। और अगला जो चैप्टर होगा हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।